हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2009 का सेक्शन सी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, A फॉर्म एंड Z फॉर्म ऑफ डबल स्ट्रैंडेड DNA differs in the handedness of their helices, nucleotide sequence, configuration of base to sugar. Based on these properties हम इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही सेलेक्ट करना है। कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है A और Z की प्रॉपर्टीज़ का। अब हमें पता है कि हमारा जो A फॉर्म है DNA की वो आपकी लेफ्ट हैंडेड है और Z फॉर्म जो है DNA की वो आपकी राइट हैंडेड है। तो इस बेसिस पे हम लोग अगर पहला ऑप्शन देखें तो राइट हैंडेड डबल हेलिक्स एंटी कॉन्फिगरेशन, ये भी इसके बारे में बात करेंगे हम, इन A DNA। तो A DNA में आपका राइट हैंड डबल हेलिक्स बोल रहा है, ये सही बात है। सेकंड ऑप्शन में भी आपका ये बोल रहा है राइट हैंडेड डबल हेलिक्स इन A DNA। बाकी के तीन ऑप्शन में आपका लेफ्ट हैंडेड बोल रहा है A DNA को। तो ये दोनों ऑप्शन, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो स्टार्टिंग में ही कट जाते हैं। अब आपके पास ऑप्शन बचते हैं 1 और 2। अब बाकी की चीज़ें देख लेते हैं। अब ये हमारे पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और है A और Z DNA के बारे में कि जो A DNA है उसमें जो बेस और शुगर का जो बॉन्ड है, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, वो हमेशा एंटी कॉन्फिगरेशन में प्रेजेंट रहता है और Z DNA में वो ऑल्टरनेटिंग एंटी और सिन कॉन्फिगरेशन में प्रेजेंट रहता है। तो अब इसमें पहले ऑप्शन में देख ले क्या कह रहा है। पहले ऑप्शन में कह रहा है डबल राइट हैंडेड डबल हेलिक्स एंड एंटी कॉन्फिगरेशन फॉर द बेस टू शुगर अरेंजमेंट इन A DNA एंड लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स विद ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ G and C, ये भी सही बात है। एंड ऑल्टरनेटिंग सिन एंड एंटी कॉन्फिगरेशन फॉर द बेस टू शुगर अरेंजमेंट इन Z DNA। तो इसके पहले ऑप्शन के सारे पॉइंट सही हैं। सेकंड ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं और उसमें गलत क्या दिया हुआ है। पहली चीज़ सही है, इसमें राइट हैंडेड बताया उसने A DNA को, उसके बाद उसने बोला है सिन कॉन्फिगरेशन A DNA में, जो कि गलत है, उसमें एंटी कॉन्फिगरेशन होती है। तो इस बेसिस पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये प्लॉट आपको देखते ही ऐसा लग रहा हो कि ये माइकलिस मेंटन इक्वेशन का एक ग्राफ है जिसके बेसिस पे हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। कुछ बेसिस उसने बताया कि Km और Vmax की वैल्यू निकालनी होगी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स उसको ऐसे ही समझ के सॉल्व कर रहे हैं, बट जो मेजर डिफरेंस है माइकलिस मेंटन ग्राफ में और इस ग्राफ में वो क्या है कि माइकलिस मेंटन के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दो अलग अलग चीज़ें थी। वहाँ पर एक्स एक्सिस पे आपका था सबस्ट्रेट लिमिटिंग सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और वाई एक्सिस पे थी आपकी रिएक्शन की वेलोसिटी। जिससे अगर हम ऐसा सिग्मोइडल जो ग्राफ आता था उसमें जो मैक्सिमम पोजीशन थी उसको हम बोलते थे Vmax और हाफ ऑफ द मैक्सिमम को हम बोलते थे Km। तो लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक्स एक्सिस पर टाइम है और वाई एक्सिस पे आपके प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन दी है, तो इसमें से हम Km और Vm की वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते, तो वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन पहली बात ही हो जाता है। लेकिन और इसमें सारे ऑप्शंस आप Km और Vmax की वैल्यू पे दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, Km एंड Vmax ऑफ द एंजाइम इज 15 एंड 60 यूनिट्स। ये नहीं हो सकता क्योंकि Km भी नहीं निकाल सकते, Vmax भी नहीं निकाल सकते। Vmax इज 60 बट Km कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये भी गलत है। Km इज 15 बट Vmax कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये भी गलत है। तो लास्ट ऑप्शन है नीदर Km nor the Vmax of the enzyme can be determined from these data। चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड ऑन अ 30 रेजिड्यू पॉलीपेप्टाइड। पहली है, अनऑर्डर्ड स्ट्रक्चर इज ऑब्जर्व्ड इन वाटर बट अ हेलिकल कॉन्फॉर्मेशन इज ऑब्जर्व्ड इन मीडियम ऑफ लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। द पेप्टाइड इज रेजिस्टेंट टू द डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीएजेस। RBCs are lysed by the peptide. Beta mercaptanol has no effect on peptide structure। अब इन चार पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोगों को इन ऑप्शन में सेलेक्ट करना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेक्ट। तो जैसे ही बीटा मर्कैप्टानॉल की बात आती है वो हमें पता है कि बीटा मर्कैप्टानॉल आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड्स पे एक्ट करता है, उनको ब्रेकेज करता है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की। तो अब अगर ये कह रहे हैं कि बीटा मर्कैप्टानॉल का कोई इफेक्ट नहीं है पेप्टाइड के स्ट्रक्चर पर, उसका मतलब ये है कि पेप्टाइड में कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड है ही नहीं। तो थर्ड ऑप्शन अगर हम देखें तो पेप्टाइड इज रिच इन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, तो ये ऑटोमेटिकली क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि बीटा मर्कैप्टानॉल का कोई इफेक्ट आपका प्रोटीन स्ट्रक्चर पे नहीं आ रहा है। उसके बाद ये कह रहा है RBCs आर लाइज्ड बाय द पेप्टाइड।
अब आरबीसीज को लाइज करने के लिए कंसिडर कीजिए आरबीसीज हैं, आरबीसीज को लाइज करने के लिए आपका जो प्रोटीन है वो एम्फीपैथिक होना पड़ेगा, क्योंकि उसको मेम्ब्रेन के अंदर जाकर ही जो पोर्स बनेंगे उसके अंदर जाके ही वो सेल की लाइसिस कर पाएगा। उसकी बेसिस पे उसको हम एम्फीपैथिक हमें मॉलिक्यूल चाहिए। तो आप इसमें देख लीजिए सेकंड ऑप्शन हम यहीं पे सिलेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बोला हुआ है नॉट एम्फीपैथिक। इस पहले ऑप्शन में एक कंडीशन हमारे पास मिल गई एम्फीपैथिक, तो ये हम इसको हम अभी सेव करके रख सकते हैं कि अभी बाकी प्रॉपर्टीज में चेक करनी है। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, द पेप्टाइड इज रेजिस्टेंट टू द डिग्रेडेशन बाय प्रोटीएजेस। अब यानी कि जो प्रोटीएजेस हैं, जो हमारे पास ट्रिप्सिन है या पेप्सिन है, वो उस प्रोटीन के मॉलिक्यूल को डिग्रेड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये प्रोटीएजेस की प्रॉपर्टी होती है कि वो सिर्फ एल अमाइनो एसिड्स पे ही एक्ट करते हैं, यानी कि वो एल अमाइनो एसिड को ही प्रोटीएजेस क्लीव कर सकते हैं अगर कोई प्रोटीन एल अमाइनो एसिड्स का बना हुआ है। अब क्योंकि ये उसको प्रोटीएजेस आपको क्लीव नहीं कर पा रहे हैं, तो यानी कि उसमें डी अमाइनो एसिड्स होंगे। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें डी अमाइनो एसिड्स हैं और वो एम्फीपैथिक भी है। अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड। B form of DNA has approximately 10 base pair per turn and A form of DNA has approximately 2.3 Armstrong helix rise per base pair. Both A and B form of DNA have wider major groove and narrow minor groove. The crystalline nature of cellulose is brought about alpha 1,4 linkage. The double bond in natural lipids are always cis, due to which plasma membrane is fluided. So अब इसमें पहला पॉइंट अगर हम देखें तो ये हमें पता है कि B form of DNA में 12 अप्रोक्सीमेटली 10 बेस पेयर्स पर टर्न होते हैं, ये बात सही है इसकी। उसके बाद A फॉर्म ऑफ डीएनए में अप्रोक्सीमेटली 2.3 आर्मस्ट्रॉन्ग हेलिक्स राइज पर बेस पेयर होता है, ये भी बात सही है। तो A पॉइंट आपका सही हो गया है। तो अब आप इसमें से ऑप्शन में सेलेक्ट कर सकते हैं। A ऑप्शन कहाँ पे है? A ऑप्शन आपके फर्स्ट में है और थर्ड में है, तो ऑटोमेटिकली आपके सेकंड और फोर्थ ऑप्शन तो रूल आउट हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, अब इसमें देख लीजिए, क्योंकि आपको टाइम अगर आपको बचाना है तो हम आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास पहला और फोर्थ ऑप्शन बचा है, सॉरी पहला और थर्ड ऑप्शन बचा है, तो हमारे पास जो कॉमन है उसमें ए है और उसमें सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है, या तो सी आएगा या डी आएगा। तो अगर आपके पास बी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भी है तो भी आपको चल जाएगा। आपके पास सी और डी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए सी, देखते हैं सी क्या है। द क्रिस्टलाइन नेचर ऑफ सेलुलोज इज ब्रॉट अबाउट बाई अल्फा 1,4 लिंकेज, यानी कि कह रहा है कि सेलुलोज के बीच में जो बॉन्डिंग है वो अल्फा 1,4 है। सेलुलोज की बॉन्डिंग अल्फा 1,4 नहीं होती, सेलुलोज में बीटा 1,4 लिंकेज होती है। तो आपका सी ऑप्शन गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ए और सी वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, और इसमें ए और डी वाला जो ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है वो आपका सही है। चेक कर लेते हैं फिर भी डी में कह क्या रहा है। द डबल बॉन्ड इज नेचुरल लिपिड्स आर ऑलवेज सिस विच प्रोवाइड्स फ्लूइडिटी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेचुरल अकरिंग लिपिड्स हैं उनमें जो डबल बॉन्ड्स हैं वो ऑलवेज सिस पोजिशन में प्रेजेंट रहते हैं, ये बात सही है। उसके बेसिस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी आती है, वो कैसे आती है? क्योंकि जो सिस पैटर्न में अगर आपके डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं वो उसकी वजह से किंक आ जाता है। एक किंक आने की वजह से जो आपके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो लिपिड हैं वो आपस में टाइटली पैक नहीं हो पाते, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी आ जाती है। उसके बाद बी ऑप्शन अगर देखें वो कह रहा है कि ए एंड बी फॉर्म ऑफ डीएनए हैव वाइडर मेजर ग्रूव एंड नैरो माइनर ग्रूव। ये बात, दोनों बातें गलत हैं, तो इसलिए हम बी ऑप्शन को भी सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो आपका फाइनल ऑप्शन बचता है थर्ड ऑप्शन।